लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स। तो हमेशा की तरह आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप। तो ये तमाम तर टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्विच केस। तो स्विच केस को समझने से पहले ये लाजमी है कि आप इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट से वाकिफ़ हों। अगर आपने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को पहले कवर करें और उसके बाद आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को पहले से पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए आज का टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा आप ये जान सकेंगे कि इफ़ एल्स इफ और स्विच केस में क्या डिफरेंस है और कब इफ़ एल्स इफ को इस्तेमाल करना चाहिए और कब स्विच केस को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और उन मल्टीपल कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए हमें मल्टीपल ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो। तो इसी तरह से स्विच केस स्टेटमेंट भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हों और हम उन मल्टीपल ब्लॉक्स में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहें डिपेंडिंग ऑन सम वैल्यू। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्विच केस इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के अल्टरनेट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच केस स्टेटमेंट में एक लिमिटेशन है जो कि इफ़ एल्स इफ में नहीं है। तो लिमिटेशन क्या है कि स्विच केस स्टेटमेंट हमेशा किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है और उस एक्सप्रेशन के लिए लाजमी है कि वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। और हमेशा याद रखें कि हम जो काम स्विच केस के थ्रू अचीव करते हैं वो तमाम तर टास्क हम इफ़ एल्स इफ को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर आपको स्विच केस स्टेटमेंट नहीं आती और आप इफ़ एल्स इफ से वाकिफ़ हैं तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तमाम तर टास्क जो स्विच केस से अचीवेबल हैं वो तमाम तर टास्क इफ़ एल्स इफ से बआसानी हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम स्विच केस स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसका मेजर रीज़न तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे इफ़ एल्स इफ को यूज़ करने से कोड बहुत ही मेसी लगता है और मज़ीद आपको जो डिफरेंसेस हैं इफ़ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट में जब मैं एग्जांपल्स दे दूंगा उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहले हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का। स्विच केस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम स्विच लिखते हैं कीवर्ड और पैरेंथेसिस में एक एक्सप्रेशन देते हैं और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आना चाहिए वो कोई इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट डिपेंडेंट है किसी भी इंटीजर वैल्यू पे। यहाँ पे आप कोई करेक्टर वेरिएबल भी दे सकते हैं, लेकिन वो करेक्टर वेरिएबल जब एवेल्यूएट होगा तो उसकी जो आस्की वैल्यू होगी इंटीजर आस्की कोड तो वही अज्यूम किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये पूरा ब्लॉक कहलाएगा आपका स्विच ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आपकी सी की बाकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी यहाँ पे। अब स्विच और ब्रेसेस के बाद आप क्या देंगे, केस। केस के साथ क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट 1 यानी फर्स्ट वैल्यू और ये दो डॉट्स जिन्हें हम कोलन कहते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। तो स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन, यहाँ से जो नंबर जनरेट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा इस कांस्टेंट के साथ। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी सी की वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये नंबर मैच नहीं होता तो इसी तरह से फिर कांस्टेंट 2 के साथ मैच किया जाएगा, इसी तरह से फिर कांस्टेंट 3 के साथ मैच किया जाएगा। तो इसी तरह से आप जितने चाहें केसेस दे सकते हैं। अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा इस वैल्यू के साथ तो फाइनली डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जैसे इफ एल्स इफ में आखिर में हम एल्स पार्ट दिया करते हैं। और ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो दे दें और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्विच केस डिफॉल्ट की प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट किस तरह से इफ एल्स से डिफरेंट है। तो पहले हम इफ एल्स से एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसी प्रोग्राम को हम स्विच केस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर रहे हैं। स्क्रीन इरेज करने के बाद हम प्रिंटएफ कमांड के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, एंटर एनी नंबर ऑफ योर चॉइस इन द रेंज ऑफ 1 2 3, यानी आप कोई भी नंबर इनपुट करें जो या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे ए वेरिएबल में वो नंबर। अब यहाँ पे इफ एल्स इफ लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की है। इफ ए की जो वैल्यू हमने इनपुट की हो अगर वो 1 हो तो प्रिंट कर दो योर चॉइस इज 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ पे आओ, चेक करो ए की वैल्यू अगर 2 हो तो प्रिंट कर दो योर चॉइस इज 2। एल्स इफ अगर ए की वैल्यू हम 3 दे दें तो प्रिंट कर दो योर चॉइस इज 3।
एल्स अगर ये तमाम तर कंडीशंस फॉल्स हो जाए, यानी 1 भी ना हो, 2 भी ना हो, 3 भी ना हो, एक ही वैल्यू, तो फिर क्या प्रिंट होगा, यू हैव गिवन इनवैलिड वैल्यू। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि अगर हम 1 देते हैं तो प्रिंट हो गया योर चॉइस इज 1, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू ग्रेटर देन 3 दे देते हैं लाइक 4 और 5, तो मैसेज आ गया यू हैव गिवन इनवैलिड वैल्यू, यानी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ये एक सिंपल एग्जांपल है इफ एल्स इफ की। अब हम इस एग्जांपल को कन्वर्ट करेंगे स्विच केस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच जो कीवर्ड है, और यहाँ पे जिस वेरिएबल पे हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो वेरिएबल यहाँ दे देंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। और अब इफ a इक्वल्स टू 1 की जगह हम लिखेंगे केस 1, और ये प्रिंट कमांड हमने यहाँ लिख दी, प्रिंट एफ योर चॉइस इज 1। इसी तरह से सेकंड इफ एल्स को हटा के हम लिखेंगे केस 2, और इसी तरह से प्रिंट कमांड हम केस के सामने दे देंगे यहाँ पे। इसी तरह से थर्ड एल्स इफ को भी हम हटा देंगे और यहाँ हम लिखेंगे केस 3, और प्रिंट कमांड हम यहाँ दे देंगे। और जो लास्ट एल्स है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एल्स पार्ट वाली, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओवर कर देंगे। अब सेम लॉजिक को हम स्विच केस में तब्दील कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो कुछ इश्यूज होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको समझना लाजमी है। तो आइए पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई इनवैलिड इनपुट देते हैं जो ग्रेटर देन 3 हो, जैसे कि 6 दे दिया हमने यहाँ पे, तो मैसेज प्रिंट हो गया यू हैव गिवन इनवैलिड वैल्यू, ये बिल्कुल सही मैसेज आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे देते हैं 3, तो आप देखें क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, योर चॉइस इज 3 यू हैव गिवन इनवैलिड वैल्यू, यानी दोनों मैसेज प्रिंट हो रहे हैं। योर चॉइस इज 3 भी प्रिंट हो गया, उसके बाद डिफॉल्ट में जो मैसेज है वो भी प्रिंट हो गया। अगर हम 1 देते हैं तो क्या होगा कि योर चॉइस इज 1, योर चॉइस इज 2, योर चॉइस इज 3 एंड यू हैव गिवन इनवैलिड वैल्यू, तमाम तर मैसेज डिस्प्ले हो गए। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि स्विच केस में जब पहला केस ट्रू हो जाता है तो उससे एसोसिएटेड जो भी सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और वो भी एग्जीक्यूट होती है, और इस तरह से तमाम तर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, हमेशा नए केस को स्टार्ट करने से पहले आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो हर केस के आखिर में हम क्या दे रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। और जैसा कि डिफॉल्ट हमने बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेक लगाना लाजमी नहीं है, क्योंकि इसके बाद स्विच ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे 1 दे के देखते हैं, तो ये देखें योर चॉइस इज 1, यानी अब ये बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है जिस तरह से प्रीवियस प्रोग्राम वर्क कर रहा था जो इफ एल्स इफ के थ्रू हमने बनाया था। तो आइए मजीद इफ एल्स इफ और स्विच केस का डिफरेंस डिस्कस करते हैं, इन दोनों के सिंटैक्सेस को कंपेयर करके। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कोई कंडीशन दी, अगर वो ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जो इफ के साथ एसोसिएटेड है। स्विच केस में अगर हम देखें तो स्विच केस में सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड देते हैं और यहाँ पे कोई इंटीजर एक्सप्रेशन देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, और केस यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू देंगे। अगर ये मैच हो जाती है वैल्यू इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ, तो यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे ताकि इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, बल्कि हम ब्रेक कमांड के थ्रू स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर चले जाएं। नेक्स्ट क्या है, एल्स इफ कंडीशन 2, और यहाँ पे क्या होगा, केस कांस्टेंट वैल्यू 2। तो हम यहाँ पे फिर सेकंड वैल्यू चेक करेंगे, अगर फर्स्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही तो फिर सेकंड वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा इस इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ। अगर ये मैच हो जाती है तो यहाँ पे जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और ब्रेक के बाद हम स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे। इसी तरह से एल्स इफ आप दे सकते हैं कंडीशन 3, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने केस कांस्टेंट वैल्यू 3 दी हुई है, अगर फर्स्ट वैल्यू मैच नहीं हो रही, सेकंड नहीं हो रही, तो इसे चेक किया जाएगा। अगर ये मैच हो गई इंटीजर एक्सप्रेशन के साथ तो ये सी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम स्विच से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे नोट कर लें कि एल्स इफ में आप जितनी चाहें एल्स इफ कमांड्स दे सकते हैं, तो इसीलिए इसको इफ एल्स इफ लैडर कहा जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से जितने भी केसेस देना चाहें दे सकते हैं। फाइनली यहाँ पे क्या होता है, एल्स ब्लॉक होता है जो कि ऑप्शनल है।
अगर आपकी ये तमाम तर कंडीशन 1, 2, 3 फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और ये तमाम तर कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसी तरह से स्विच केस में हमारे पास ऑप्शनल जो ब्लॉक है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मज़ीद क्लियरिटी के लिए हम स्विच केस को फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन। अब इस इंटीजर एक्सप्रेशन से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहाँ मैच किया जाएगा। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट 1 से मैच हो जाएगी तो क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक से हम बाहर चले जाएंगे। अगर तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ मैच नहीं हो रही केस 1 के साथ, तो फिर इस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा केस 2 के साथ। अगर ये मैच हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू केस 2 के साथ मैच नहीं होगी तो फिर से केस 3 के साथ मैच किया जाएगा। अगर यहाँ पे ये मैच हो जाती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक के थ्रू स्विच केस से बाहर। तो इसी तरह से आप जितने चाहें केसेस ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, डिफॉल्ट ब्लॉक में, और यहाँ पे जितने भी कमांड्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उसके बाद हम स्विच केस से बाहर आ जाएंगे और स्विच केस ब्लॉक के बाद जितनी भी सी की स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। आई होप कि अब ये सिंटेक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए मजीद कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें स्विच केस स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करना अच्छी तरह से आ जाए। तो आइए यहाँ पे हम एक और स्विच केस का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो कोड समझने से पहले हम एक दफ़ा इसे रन करके देखते हैं। तो हम जैसे ही रन किया तो आपने यहाँ पे देखा कि मैसेज आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर, और फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि पहले कोई नंबर दें, फिर ऑपरेटर दें और फिर एक और नंबर दे दें विदाउट स्पेसेस। तो हम यहाँ पे 5 + 9 लिख देते हैं। जैसे एंटर किया तो रिजल्ट आ गया 5 + 9 = 14। दोबारा से रन करते हैं तो अब हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज 8 $4। तो मैसेज आ रहा है यू हैव गिवन आइदर इनवैलिड ऑपरेटर और फॉलोड इनवैलिड इनपुट फॉर्मेट, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो हमने फंक्शनलिटी रखी हुई है सिर्फ अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स के लिए रखी हुई है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस यही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और इसके अलावा अगर कोई ऑपरेटर दिया जाए तो इनवैलिड ऑपरेटर का मैसेज आ जाए। तो यहाँ पे हमने 2 इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किए हैं, उसके बाद एक कैरेक्टर वेरिएबल। स्क्रीन रेज करने के बाद हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर एंड सेकेंड नंबर। उसके बाद यहाँ पे स्कैनएफ स्टेटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें पहले इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, फिर कैरेक्टर, फिर एक इंटीजर। तो जो फर्स्ट इंटीजर हम देंगे ए वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद जो हम कैरेक्टर देंगे ओपी वेरिएबल में आएगा, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट इंटीजर नंबर देंगे वो बी वेरिएबल में स्टोर होगा। अब ये हमारी मेन स्विच केस स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने स्विच में ओपी वेरिएबल दिया हुआ है, ओपी कैरेक्टर वेरिएबल है, तो हम जो भी कैरेक्टर देंगे उस कैरेक्टर का आस्की कोड यहाँ पे जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं इनके आस्की कोड के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो यानी ये इंटीजर कंपैरिजन इंटरनली होगी। अगर हमने प्लस ऑपरेटर दिया है तो ये केस ट्रू हो जाएगा और ये तमाम तर कोड एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ लिखा हुआ है printf %d + %d = %d, यानी 3 हम नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर ए वेरिएबल, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर बी की वैल्यू, और थर्ड जो %d है वहाँ पे a + b ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करें ताकि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद हम स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर चले जाएं और फाइनली प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। सेकेंड केस देखें, यहाँ पे हमने माइनस साइन दी हुई है, printf में हमने यहाँ माइनस साइन डिस्प्ले की हुई है और यहाँ पे ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन के थ्रू। तो सेम वे में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मॉडुलस डिवीजन। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि अगर हमें % को डिस्प्ले करना होता है printf में तो हमें 2 दफ़ा % देना होगा यहाँ पे। अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यू हैव गिवन आइदर इनवैलिड ऑपरेटर और फॉलोड इनवैलिड इनपुट फॉर्मेट। इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करके देखते हैं। तो इस दफ़ा हम दे रहे 7 मॉडुलस डिवीजन 3, तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया 1। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे ताकि आप कुछ और चीज़ों के बारे में जान सकें। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं कि आप एंड में दें, आपकी चॉइस है कि आप कहीं पर भी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रख सकते हैं। सपोज डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को हम बिल्कुल शुरू में रख देते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन फिर एक कंडीशन है कि डिफ़ॉल्ट के एंड में भी आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना होगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करने के बाद केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा दी। अब हम रन करते हैं तो अब देखें हम कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं,
तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जब हम कोई गलत इनपुट देंगे तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। यू हैव गिवन आइदर इनवैलिड ऑपरेटर और फॉलोड इनवैलिड इनपुट फॉर्मेट। तो आपने देखा कि आप जहां कहीं चाहें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को रख सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट की। और इस एग्जांपल में यूज़र कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर टाइप करेगा और ये प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा कि जो कैरेक्टर यूज़र ने टाइप किया है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो आइए कोड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद CLR SCR के थ्रू स्क्रीन इरेज किया और printf कमांड के थ्रू मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा टाइप एनी अल्फ़ाबेट लेटर। और यहाँ पे हम गेट CHE फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। गेट CHE फंक्शन कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। यूज़र जो भी लेटर टाइप करेगा कीबोर्ड से वो इको होगा स्क्रीन पे और CH वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट में हमने CH वेरिएबल को यूज़ किया हुआ है। अब ये तमाम तर जो केसेस हैं स्विच स्टेटमेंट में जो CH वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रही हैं। तो अगर CH वेरिएबल की वैल्यू जो यूज़र ने प्रोवाइड की है स्मॉल AEIOU हो या फिर कैपिटल AEIOU हो, इन तमाम तर सूरतों में क्या मैसेज प्रिंट होगा %C इज वॉवेल, और उस वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी। यानी अगर आप A देते हैं तो प्रिंट होगा A इज वॉवेल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ मौजूद है, तो इससे हम स्विच केस से बाहर चले जाएंगे और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो यानी अगर आप और कंडीशन यूज करना चाहें तो आप एम्प्टी केसेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम इस तरह से किया जा रहा है कि CH वेरिएबल की वैल्यू A हो और CH वेरिएबल की वैल्यू E हो और CH वेरिएबल की वैल्यू I हो। तो इस तरह से ये तमाम तर और कंडीशंस अज्यूम की जा रही हैं। अगर ये तमाम तर केसेस फॉल्स हो जाते हैं, यानी इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी CH के साथ, तो फिर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा %C इज कॉन्सोनेंट और CH की वैल्यू %C की जगह पे आ जाएगी। यानी अगर हम B देते हैं तो प्रिंट होगा B इज कॉन्सोनेंट और उसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ स्विच केस के थ्रू बनाया, आप इसको इफ एल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक सेल्फ स्टडी टास्क है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर करके देखें कि अगर हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ ना करें तो आप किस तरह से इसको सिंपल इफ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू अचीव करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया मैसेज आ गया टाइप एनी अल्फ़ाबेट लेटर, हमने A दे दिया तो प्रिंट हो गया A इज वॉवेल। दोबारा हम रन करते हैं, अब हम दे रहे हैं B, तो B इज कॉन्सोनेंट। अगर आप कैपिटल लेटर्स में भी देंगे तब भी ये प्रोग्राम वर्क करेगा, जैसे D, तो D इज कॉन्सोनेंट। तो आइए एक और एग्जांपल हम स्विच केस का डिस्कस करते हैं। स्विच केस के एग्जांपल के तौर पे हम एक और मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं और ये प्रोग्राम डिफरेंट ऑप्शंस यूजर्स को प्रोवाइड करेगा और यूजर को उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। अगर यूजर बताए हुए ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन चूज करेगा तो ये प्रोग्राम उसे इनवैलिड चॉइस का मैसेज दे देगा और दोबारा ट्राई करने के लिए कहेगा। तो इस प्रोग्राम के कोड को समझने से पहले इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। एडिशन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन, 4 पे डिवीजन, 5th पे एग्जिट प्रोग्राम। अभी एक पूरा एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। आप इन 5 ऑप्शंस के अलावा कुछ भी देंगे तो आप इस प्रोग्राम से बाहर नहीं जा सकते। सपोज करें कि हम यहाँ 7 दे देते हैं, तो ये देखिए मैसेज आ गया इनवैलिड चॉइस गिवन, प्लीज ट्राई अगेन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो जैसे ही हम कोई भी बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो दोबारा सेम मेन्यू अपीयर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन 2 दे देते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया एंटर एनी 2 नंबर्स। अब हम कोई भी 2 नंबर दे देते हैं जैसे 56 और 7, तो इनका रिजल्ट आ गया 56 - 7 49। फिर मैसेज आ गया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा मेन्यू अपीयर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम से बाहर जाने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम एग्जिट प्रोग्राम के ऑप्शन को अवेल करें। तो हम जैसे ही नंबर 5 देंगे तो हम इस प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। ये जो प्रोग्राम है हम इफ एल्स इफ से बना सकते हैं, लेकिन इफ एल्स इफ से बनाएंगे तो कोड मेसी हो जाएगा और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए जो सबसे सुटेबल स्टेटमेंट है वो स्विच केस है। तो आइए कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, इंटीजर A, B एंड चॉइस। उसके बाद एक लेबल क्रिएट किया हुआ है बिगिन। तो गो टू स्टेटमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें हम लेबल्स को इस्तेमाल करते हैं और ये लेबल बनाने का मकसद ये है कि हम इस लेबल को गो टू स्टेटमेंट में यूज करेंगे और गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम वापस कंट्रोल को इस लाइन पे भेज सकें। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर किया हमने और ये printf कमांड के थ्रू हमने मेन्यू अपीयर कर दिया। तो ये तमाम तो printf कमांड्स स्क्रीन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एग्जिट प्रोग्राम और एंटर योर चॉइस के मैसेजेस डिस्प्ले करवा देंगी। उसके बाद स्कैनफ के थ्रू हम इनपुट ले रहे हैं चॉइस वेरिएबल में।
तो यूज़र जो भी नंबर टाइप करेगा वो चॉइस वेरिएबल में आ जाएगा और अब स्विच स्टेटमेंट में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा केस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सपोज करें जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम देते हैं 1, तो मैसेज आ गया एंटर 2 नंबर्स, और हम जब भी 2 नंबर देते हैं तो ये दोनों सम होकर रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ से हम एग्जिट होते हैं और ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे 1 देते हैं तो ये केस ट्रू हो जाता है और मैसेज प्रिंट हो जाता है एंटर एनी 2 नंबर्स। उसके बाद हम इनपुट दे रहे हैं स्कैनएफ स्टेटमेंट में। स्कैनएफ स्टेटमेंट में हम जो 2 नंबर दे रहे हैं, एक ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और दूसरा बी वेरिएबल में। उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमने एक और प्रिंटएफ स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें हमने लिखा है रिजल्ट इज %d, और %d की जगह पे a + b का रिजल्ट शो हो रहा है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं ताकि हम स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर चले जाएं, और जैसे हम स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर जाते हैं तो ये मैसेज प्रिंट हो जाता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद हमने गेट ch कमांड को यूज किया हुआ है। ये करेक्टर इनपुट फंक्शन है लेकिन हमने यहाँ पे उसको स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज किया हुआ है। और जैसे हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो गो टू कमांड से हम वापस कहाँ चले जाएंगे, बिगिन स्टार्ट में, और दोबारा से ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा और दोबारा यूजर से चॉइस मांगी जाएगी। सपोज इस दफा यूजर ने कोई इनवैलिड चॉइस दे दी जो अबोव 5 है, सपोज 7 दे देते हैं, तो 7 होने की सूरत में केस 1 भी ट्रू नहीं होगा, केस 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट लास्ट में ये। और यहाँ क्या मैसेज प्रिंट होगा, इनवैलिड चॉइस गिवन, प्लीज ट्राई अगेन। और उसके बाद हम स्विच केस से बाहर चले जाएंगे और उसके फौरन बाद फिर सेम ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, स्क्रीन होल्ड हो जाएगा और जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो बिगिन, और दोबारा हम वापस स्टार्ट में आ जाएंगे, दोबारा ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा तो दोबारा यूजर से चॉइस मांगी जाएगी। इस दफा सपोज करें कि यूजर प्रोग्राम एग्जिट करना चाह रहा है तो यूजर चॉइस क्या प्रोवाइड करेगा, 5। तो जैसे हम 5 देंगे तो केस 1 आपने देखा कि फॉल्स होगा, 2 भी फॉल्स होगा, 3 भी फॉल्स होगा, 4 भी नहीं है। तो 5 में जब आप आएंगे तो ये केस ट्रू है, तो यानी यूजर ने जो वैल्यू दी है चॉइस में वो 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गो टू एंड प्रोग, यानी यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एंड प्रोग लेवल पे, और एंड प्रोग हमने कहाँ दिया हुआ है, लेवल बिल्कुल एंड में, और ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा कि कब हमें स्विच केस स्टेटमेंट यूज करना चाहिए और कब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। तो ये स्विच केस स्टेटमेंट की जो अहम बातें हैं वो दोबारा से दोहरा देते हैं। तो याद रखेंगे स्विच केस स्टेटमेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह है और इसमें भी मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और उनमें से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है डिपेंडिंग ऑन इंटीजर एक्सप्रेशन। तो ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये किसी इंटीजर एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है। आप कांस्टेंट वैल्यूज देते हैं और उन वैल्यूज को देखते हुए स्विच केस में कोई पर्टिकुलर केस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होता है। हर केस ब्लॉक के आखिर में हम ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके बाद वाले जो केस ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट ना हो बल्कि प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच केस से बाहर चला जाए। डुप्लीकेट या सेम कांस्टेंट वैल्यू आप मल्टीपल केसेस के लिए एक ही स्विच केस ब्लॉक में इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिफॉल्ट ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब तमाम तर केसेस फॉल्स हो जाएं, यानी कोई भी केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अच्छा याद रखें कि डिफॉल्ट एक ऑप्शनल ब्लॉक है और डिफॉल्ट को जरूरी नहीं कि आप आखिर में रखें, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को शुरू में या बीच में कहीं इस्तेमाल करेंगे तो डिफॉल्ट ब्लॉक के भी एंड में आपको ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना होगा। जिस तरह से हम बाकी स्ट्रक्चर्स को नेस्ट कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड इफ हम पढ़ चुके हैं, नेस्टेड फॉर लूप, तो इसी तरह से अगर एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल हो तो उसको हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो नेस्टेड स्विच का इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो स्विच केस स्टेटमेंट के इस्तेमाल में तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को रिप्लाई करूं और आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करूं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।